मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने पिछले क्लास में आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया था। उसके बाद मेरा वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर लगभग नहीं अपलोड हुआ है, क्योंकि बीच में कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो अब आपका क्लास बिल्कुल रेगुलर रहेगा और 100 समय आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग के दिमाग में ये जरूर होगा कि सर आप इतना लेजी पढ़ा रहे हैं, इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप इन 2 महीना में, अगले 2 महीना में, 2 से ढाई महीना में मेरा सिलेबस कवर कर पाइएगा? तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब आपका एक दो दिन से 2-3 दिन के लगभग बाद से आपको 2 वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं कि पीछे में मैंने जो भी क्लास लिया हूँ वो सभी आप लोग कवर कर लिए होंगे। पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होता है, बल्कि उस चीज़ को कवर करके रखना, अपने दिमाग में उस चीज़ को स्मरण में रखना, याद कर लेना, वो बहुत बड़ी बात होता है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है जो सब विद्यार्थी कहीं न कहीं पढ़ता ही है, लेकिन उसी में कोई अच्छा कर जाता है, उसी में कोई फेल भी हो जाता है। तो आप लोग इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को आप लोग याद रखिए। ठीक है, एट ए टाइम ही याद कर लीजिए। मतलब अभी जैसे मैं क्लास, यदि आप लोग मुझे देख रहे होंगे, तो मैं अभी जो भी पढ़ाऊंगा उस चीज़ को आप क्लास लेने के जस्ट बाद आपको याद कर लेना है। क्योंकि पहले तो आप मेरा क्लास को देखिएगा, आधा से ज़्यादा, लगभग 50% नहीं, मान लीजिए 40% चीज़ें आपको अभी ही याद हो जाएगा, और जो रहा 60% या 50% चीज़ें रहेगा वो आपको तुरंत में याद कीजिएगा तो वो चीज़ याद हो जाएगा। लेकिन अगर यदि मेरा क्लास अभी देख रहे हैं और याद करने का प्रयास कल कर रहे हैं, तो जो आपको अभी एट ए टाइम 40% भी याद है, 50% भी याद है, आप वो भी भूल जाइएगा। फिर से आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए स्टडी का ये तरीका बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा कि आप लोग क्लास देखिए, उसके बाद नोट्स अपना बना लीजिए क्लास के साथ साथ, और नोट्स बनाने के जस्ट बाद, यानी क्लास खत्म होने के जस्ट बाद, आप उस चीज़ को याद करने का प्रयास कीजिए। आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि हम याद करें। और अभी बुक पढ़ने का प्रयास कम ही कीजिए, क्योंकि मैं जो लिखा रहा हूँ आपको साइंस में, वो चीज़ें आपके लिए बहुत इनफ है। और आप लोग कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हैं, अभी तक जो भी पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ आ ही रहा होगा कि क्या हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग पीछे का जितने भी लेक्चर है उन सभी लेक्चर को आप बाकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। और इसी तरह आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं इसी तरह आप लोग के लिए नए नए लेक्चर लाता रहूँगा क्लास 10th के लिए। अभी तो फिलहाल साइंस चल रहा है और मैथ चल रहा है, और हिंदी भी शायद शुरू हो गया मेरे ख्याल से। अब धीरे धीरे आपका लगभग जो भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी सब्जेक्ट को आपको बाकायदा डिटेलिंग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसोर्स अपनाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा, और डिस्ट्रैक्शन जैसे ही अभी होगा आप लोग लास्ट तक में बर्बाद हो जाइएगा। इसलिए आप लोग आज कोशिश कीजिएगा कि कम से कम चीज़ें पढ़ें और कम से कम सोर्स से हम उस चीज़ को कवर करें, जिससे कि हमारा टाइम बचे और उस समय को हम बार बार रिवीजन में दे सकें। पढ़ने के बाद आप लोग को, बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये सारी समस्या रहते होंगे कि सर हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, याद भी हो जाता है, लेकिन याद रख नहीं पाते हैं लंबे समय तक। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं करते होंगे, क्योंकि रिवीजन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, याद रखने का एकमात्र तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप लोग किसी चीज़ को यदि लंबा समय तक याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र और रामबाण तरीका है, उस चीज़ का बार बार आप रिवीजन कीजिए। क्योंकि विदाउट रिवीजन किए हुए चीज़ों को आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाइएगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि नया से नया चीज़ें हम बहुत कम पढ़ें और एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करें, ताकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे स्मरण में हमेशा के लिए बने रहें। और ये चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा उन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से लिख पाइएगा, अच्छे ढंग से लिख पाइएगा, और पैनिक कम हो पाइएगा। नहीं तो ऐसे आप पढ़ लीजिएगा बहुत कुछ लेकिन याद है ही नहीं कुछ, तो ये चीज़ें आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित होगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उस चीज़ को एट अ टाइम आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया था, और प्रतिबिंब के मैंने दोनों प्रकार के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन प्रतिबिंब से,
तो आप लोग आशा करते हैं कि प्रतिबिंब वाले जो भी मैंने लेक्चर लिया था, हालांकि वो 2 लेक्चर में हो गया था, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको टेक्निकल चीज़ें समझा रहा था पहले लेक्चर में, इसलिए थोड़ा वो वीडियो बड़ा हो गया था। और प्रतिबिंब के बारे में मैंने ये बताया था कि आप लोग ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ये 5 नंबर में पूछ लिए जाएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं, और नहीं 2 नंबर में फिक्स पूछे ही जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव में भी कुछ चीजें पूछ लिए जाते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी। इसलिए मैं कुछ टॉपिक को डिटेल से थोड़ा पढ़ाता हूँ, ताकि ये फिक्स रहता है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स रहता है, सब्जेक्टिव भी फिक्स रहता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में मोस्ट फेवरेबल टॉपिक रहा है, उस टॉपिक को मैं अच्छे से आप लोगों को कवर करवा दूं, ताकि आप लोग उस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल को बहुत ही सरलतापूर्वक आसानी से सॉल्व कर सकें। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि उस टॉपिक को आप पढ़ लिए, लेकिन उस टॉपिक से संबंधित यदि हम क्वेश्चन को बना रहे हैं तो उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उस चीज को यदि डीपली नहीं पढ़े होंगे, या फिर उस चीज के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किए होंगे, तो स्वाभाविक है आप लोग को एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आप लोग बना रहे होंगे, उन क्वेश्चन को बनाने में आप लोग को दिक्कत होता होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग जो भी मैं पीछे पढ़ाया हूँ उन सबको को कवर कर लिए होंगे। तो मैं आज आपको अवतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रतिबिंब रचना के बारे में बताऊंगा कि अवतल दर्पण में हम कहाँ पर प्रतिबिंब बिंब को रखेंगे, कहाँ पर हम ये वस्तु को रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कहाँ पे हम अलग अलग जगह यदि हम जगह बदल दे बिंब का, यानी मान लीजिए कभी हम फोकस पर रख दिए वस्तु को तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, कभी हम अनंत पर रख दिए वस्तु को तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा, कभी हम वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रख दे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इन सभी स्थितियों के बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। ठीक है, बाकायदा ये चीजें मैं आपको कम समझाऊंगा, क्योंकि ये फैक्ट वाली चीजें हैं, और फैक्ट वाली चीजें आप जितना याद कर लीजिएगा, आप समझाने के लिए मैं अभी समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि उस चीज को याद रखना महत्वपूर्ण है, और समय बहुत कम है, और सिलेबस भी मुझे कवर करना है 2 महीना के अंदर, इसलिए तो आप लोग उस चीज को मैनेज कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैं अब अवतल दर्पण से संबंधित, आप लोग इस इमेज को देख करके आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये अवतल दर्पण का इमेज है, क्योंकि मैंने अवतल दर्पण के बारे में जब बतलाया था तब मैंने कहा था जिस गोलीय दर्पण का बाहरी भाग, ठीक है, बाहरी भाग पॉलिश किया हुआ और भीतरी का भाग क्या है, परावर्तक सतह के रूप में काम करता है, जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ, धसा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और पॉलिश किया हुआ सतह उठा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये आप लोग इमेज से पता कर लिए होंगे ये कौन सी दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। इसी में मैं आपको बतलाऊंगा कि जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अनंत पर रखा गया हो तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, जब मुख्य फोकस पर रखा गया हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा गया हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये कुल 6 स्थितियां होती है अवतल दर्पण से संबंधित, महत्वपूर्ण स्थितियां होती है जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर। क्योंकि मैं आपको ये प्रॉमिस किया हुआ हूँ कि मैं अपने लेक्चर के माध्यम से आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी कवर करवाऊंगा, तो ये चीजें आपको ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन 6 स्थितियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि यहाँ कहाँ पे हम प्रतिबिंब रखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा कि उल्टा बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यानी उसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा, या समान आकार का होगा। ये सब चीजें मैं आपको यही इस लेक्चर में यही स्थितियों से संबंधित जो भी होंगे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आशा करता है कि आप लोग इस दर्पण को पहचान लिए होंगे। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आप लोग टॉपिक यहाँ पर टॉपिक यानी कवर कर लीजिएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना विभिन्न स्थितियों में, सॉरी रुकिएगा, ऊपर में लिख लीजिएगा विभिन्न स्थितियों, ऊपर में लिख लीजिए आप लोग, मैं लिख रहा हूं, विभिन्न स्थितियों पर रखे वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का रचना, विभिन्न स्थितियों पर
एक बार सुन लीजिएगा, विभिन्न स्थितियों पर रखे वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का रचना। ठीक है, तो मैं 6 स्थिति बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला स्थिति है कि जब वस्तु या बिंब, जिसको मैं ऑब्जेक्ट भी कहा था, ठीक है, आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग पिछले लेक्चर को देखे होंगे, जब वस्तु या बिंब अनंत पर रखा हो, अनंत मतलब कहने का मतलब नो अंत अनंत होता है, नो अंत मतलब जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसको क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। तो अनंत पर रखने का मतलब क्या है कि आसमान में किसी भी जगह पे हम किसी वस्तु को रख रहे हैं, या कहीं पर जिस डिस्टेंस को हम माप नहीं सकते हैं, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। तो ये चीजें हो गया। तो मान लीजिए हम कोई वस्तु अनंत पर रख रहे हैं, यानी अवतल दर्पण यहाँ पे रखा, लेकिन वस्तु को मनवत यहाँ पर रख दिए, मनवत की जरूर रख दिए, ठीक है। तो वास्तविक रूप से जिसको माप नहीं सकते हैं, जिस स्थिति को, उसको अनंत कहते हैं। ठीक है, तो जब वस्तु हम अनंत पर रखें, या कहीं पर रख सकते हैं, कहीं पर यहाँ वहां वहां ऊपर रख दे, कहीं पर रख दे, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, इन्हीं सब के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप लोग देखिएगा स्थिति 1 में, जब वस्तु या बिंब की स्थिति अनंत पर हो, यानी कोई वस्तु जब अनंत पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा किस पर, फोकस बिंदु या एफ पर। फोकस बिंदु को मैंने मुख्य फोकस या फोकस बिंदु को एफ से सूचित किया था, याद होगा आपको, आशा करते हैं। ठीक है, तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस बिंदु या एफ पर बनेगा। ठीक है, तब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो उल्टा होगा ही होगा, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। जब बिंब अनंत पर हो, और जब बिंब अनंत पर हो तब उस प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, आकार बनेगा अत्यधिक छोटा, यानी हम वस्तु को बहुत दूर रख दे, बहुत दूर अनंत पर रख दे, उसका आकार कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा या बिंदु साइज का बनेगा। ये मान लीजिए मैं 6 फीट का हूं, ठीक है, वैसे 6 फीट का हूं नहीं, 5.5 फीट का हूं, तो मान लीजिए कि 6 फीट का कोई व्यक्ति को अनंत पर रखा गया, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, इतना बिंदु साइज का बनेगा। कहां पे बनेगा, अवतल दर्पण में, तो मुख्य फोकस पर बनेगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, याद करने की चीज है। ठीक है, हालांकि इसको मैं डायग्राम के माध्यम से भी समझा दूंगा कि कैसे प्रतिबिंब रचना हो, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आप लोग इसको आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट दे दिया हूं। इससे पहले मैंने बताया था आपको कि जब प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे हो, जब बिंब की स्थिति, बिंब यानी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रख देंगे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रख देंगे, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इस चीज के बारे में चर्चा करूंगा। तब प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, अनंत पर बनेगा, मतलब उसका कोई अंत नहीं होगा, कहां पर बन जाएगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, कितना एरिया घेरेगा उसका कोई ठीक नहीं है। ठीक है, कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यानी प्रतिबिंब तो बनेगा, पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक प्रकार की प्रकृति होगी। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है, इसलिए वास्तविक व उल्टा। जो प्रतिबिंब रियल होगा उल्टा भी होगा, और जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वह रियल भी होगा, इस चीज को ख्याल रखिएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, यानी जब वस्तु को हम किस पर रखें, बिंब को हम मुख्य फोकस पर रखें या फोकस बिंदु पर रखें, यानी यहाँ पे रखें, तो उस प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। यदि बिंदु मात्र का वस्तु है तो उसका आकार, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब मैं अगली स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको ये तीसरा स्थिति हो गया, हालांकि मैं ये लिखना भूल गया था। ठीक है, तो ये तीसरा स्थिति हो गया। इससे पहले मैंने बताया था कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो और वस्तु की स्थिति फोकस पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि उस प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा जब बिंब या वस्तु की स्थिति पी यानी ध्रुव, पी यानी ध्रुव मैंने बता दिया है, आप लोग पिछले क्लास देखे होंगे। तो पी का मतलब क्या है, ध्रुव है। ठीक है, पी और एफ के बीच हो, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो, यानी वस्तु हम यहाँ पे ई ध्रुव हो गया और ई मुख्य फोकस हो गया, इसके बीच में यदि हम कहीं पर रखे वस्तु, इसके और इसके बीच में यदि हम कहीं पर वस्तु रखे अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तब उसका प्रतिबिंब बनेगा कहां, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी यहां पर कहीं पीछे बन जाएगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है,
और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी, आभासी होगी। काल्पनिक को ही हम आभासी भी कहते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। और जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब कैसा होगा, हमेशा याद कीजिए, तो सीधा बनेगा, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग पीछे क्लास देखे होंगे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसलिए काल्पनिक व सीधा, उसका प्रकृति हुआ काल्पनिक व सीधा या आभासी व सीधा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा, यानी विवर्धित को ही बड़ा कहते हैं, विवर्धित को ही बड़ा कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। आप लोग को यदि पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि यदि हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस वस्तु को हम कहां पर रखेंगे, कहां पर रखिएगा, अभी जस्ट बताए थे, फोकस पर रखेंगे। लेकिन यदि हम वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, कहां पर रखेंगे, P और F के बीच। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए, ठीक है। तो ठीक है, अगला मैं आपको अगला मैं आपको स्टेप बताऊंगा। चलिए, तो अब मैं आपको चौथे स्थिति के बारे में बताऊंगा कि अवतल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब को सी पर रखें, जब वस्तु या बिंब की स्थिति कहाँ, जब वस्तु या बिंब क्या किस पर हो, सी पर हो। सी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी जब हम वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, तो वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा। यदि सी पर किसी वस्तु को हम ऐसे करके खड़ा कर दिए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, नीचे में बनेगा, ऐसे करके, नीचे में ऐसे करके बनेगा, ठीक है। यानी वक्रता त्रिज्या पर यदि किसी वस्तु को हम खड़ा किए हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वहीं पर बनेगा, सी पर ही, वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा। लेकिन कैसा होगा, प्रकृति देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा उल्टा हम लिख दिए हैं, इस चीज को सीधा कर लीजिएगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। देखिए ये उल्टा है, ये इसका मूरी ऊपर है लेकिन इसका मूरी नीचे है, ठीक है। ये वास्तविक ही है लेकिन क्या है, उल्टा है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। और वस्तु का आकार यदि पूछा जाए कि जब अवतल दर्पण में हम वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर रखें तब उसका आकार कैसा बनेगा, बराबर आकार का, समान आकार का होगा। यानी जितना बड़ा ये आदमी होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब उल्टा में बनेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ ले जाएंगे कि अवतल दर्पण में हम किस स्थिति पर वस्तु को रखें जिससे उसका प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त होती है, कौन सी स्थिति है, यह स्थिति हो गया यही वक्रता त्रिज्या। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीजें आप लोग को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। अब मैं फिर पांचवा स्थिति के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिएगा, याद करना होगा याद कीजिएगा, और याद करना क्या होगा, याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। अब स्थिति 5 के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो अब मैं अवतल दर्पण से संबंधित 5वीं स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा कि अवतल दर्पण पे जब हम अवतल दर्पण पे किसी बिंब को जब हम C और F के बीच रखें, C और F करने का मतलब वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच रखे। इससे पहले मैंने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु को रखे थे तब मैंने चर्चा किया था उसके बारे में, ठीक है। अब मैं वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच यहाँ पर किसी भी जगह पे मैं वस्तु को रखूंगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, C से परे बनेगा। C से परे कहने का मतलब हो गया इधर, C से परे कहने का मतलब इधर बनेगा, जहां भी बनेगा C से परे ही बनेगा, ठीक है। तो इधर C वक्रता त्रिज्या के इधर कहीं भी बन सकता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, जब भी बनेगा तो वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कहां पे, C और F के बीच, और उल्टा होगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार की बात किया जाए तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, विवर्धित यानी बड़ा होगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये चीज एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको छठा स्थिति के बारे में बताऊंगा और अंतिम स्थिति के बारे में बताऊंगा कि अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को C से परे रखें, अगला स्थिति शायद C से परे वाला होगा, तो C से परे रखें तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो ये चीजें आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब मैं प्रतिबिंब रचना में छठा स्थिति का चर्चा करूंगा कि अवतल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब को C के परे रखें, यानी C के परे, इसके बाद हम कहीं भी रख दे प्रतिबिंब को, कहीं भी बिंब को रखें यानी वस्तु को रखें, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। इससे पहले मैंने चर्चा किया था जब प्रतिबिंब बिंब को वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, जब मैंने इससे पहले चर्चा किया गया था कि जब वस्तु को चलिए कॉल आ गया,
तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, जब वस्तु को मैं सी के परे रखे हो, इससे पहले मैंने चर्चा किया था, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो। सी और एफ के बीच कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच वस्तु कहीं पर भी रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो सी के परे बनेगा। सी के परे बनेगा यानी सी के बाद कहीं पर भी प्रतिबिंब बन सकता है। लेकिन अब मैं लिखा हूं वक्रता त्रिज्या के परे जब कोई वस्तु रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो उसके जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यानी सी मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के परे कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या के इधर कहीं भी हम प्रतिबिंब बिंब को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच में ही कहीं बनेगा। वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच में ही बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, यहाँ पे नीचे में बनेगा बीच में, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में रख रहे हैं तो नीचे में प्रतिबिंब बनेगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और कैसा होगा, आकार में छोटा होगा। तो आप लोग अभी तक मैंने 6 स्थितियों के बारे में बताया था कि अवतल दर्पण में यहाँ किन किन स्थितियों में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसका प्राकृति कैसा होता है। तो आप लोग प्रतिबिंब के प्राकृतिक आधार पर इस चीज को जरूर अनुभव कर लिए होंगे कि अवतल दर्पण में अधिकांशतः कैसा प्रतिबिंब बनता है, अधिकांशतः वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। क्योंकि 6 स्थितियों में आपको मैंने बताया था जिसमें केवल एक ही स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। किसमें, जब हम वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा था तब उसका प्रतिबिंब क्या बना था, दर्पण के पीछे बना था। इधर बनेगा, इधर कहीं पर भी दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, इधर कहीं पर दर्पण के पीछे बनेगा और वो प्रतिबिंब ही क्या हुआ, काल्पनिक। बाकी पांचों स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना था, वास्तविक बना था। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये भी याद रखिएगा कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, अधिकांशतः यदि पूछेगा तो अधिकांशतः वास्तविक होते हैं। लेकिन पूछेगा कैसे बने होते हैं तो वास्तविक भी होगा और काल्पनिक भी होगा। अगर दोनों होगा, बहुत होगा तो बहुत लिखेंगे। लेकिन अगर पूछेगा अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब अधिकांशतः कैसे होते हैं, और एक ही ऑप्शन यदि हम चूज करना हो, वास्तविक हो, काल्पनिक हो, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या समान आकार का, तो ये चीजें इसमें हम किसको चूज करेंगे, वास्तविक। क्योंकि अवतल दर्पण से अधिकांशतः वास्तविक प्रतिबिंब ही बनते हैं, हालांकि काल्पनिक ही बनते हैं। इस चीज को याद रखें, काल्पनिक भी बनते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, लेकिन अधिकांश कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग पीछे जो भी मैंने पढ़ाया उस चीज को अच्छे से समझे होंगे और उस चीज को याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।